हेलो बच्चों, उम्मीद है सबके टेस्ट वगैरह बढ़िया जा रहे होंगे। एक और टेस्ट हमारा हुआ है आज, लक्ष्य टेस्ट सीरीज का टेस्ट 6 और उसके सॉल्यूशंस लेकर मैं आपके सामने आया हूं। हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 126 से। करेक्ट है? चलिए देखते हैं 126 में क्या पूछा गया। ये आपसे पूछ रहा है कि भैया डायरेक्शन, ये आपसे पूछ रहा है कि आरएनए सिंथेसिस का बेटा डायरेक्शन क्या होता है, और दूसरी तरफ पूछ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड क्या होता है। बेटा टेम्पलेट का मतलब होता है वो स्ट्रैंड जिसके अगेंस्ट नया स्ट्रैंड बनने वाला है। तो भैया बेसिकली आरएनए सिंथेसिस की बात कर रहा है, मतलब ये आपसे पूछ रहा है किस तरीके से डीएनए से नया आरएनए आप बनाओगे। ठीक है, आपसे डायरेक्शंस पूछ रहा है। तो भैया टेम्पलेट जो रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर वो डीएनए का रहेगा बेटा, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनेगा। और नया आरएनए जो बनने वाला है बेटा, ये हमेशा बनता है 5' से 3' की डायरेक्शन में। तो हमको मालूम है भैया प्रॉपर्टी होती है एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। अगर नया बनने वाला प्यारे बच्चों 5' से 3' है तो टेम्पलेट स्वाभाविक सी बात है 3' से 5' डायरेक्शन में होगा। तो अब हम ढूंढ लेते हैं टेम्पलेट 3 से 5 और नया आरएनए 5 से 3। तो नया आरएनए 5 से 3, ये ऑप्शन अपने को सही लग रहा है, 5 से 3। देन टेम्पलेट 3 से 5, तो 5 to 3 इज न्यू आरएनए एंड टेम्पलेट इज 3 to 5। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है फॉर 126। अगला क्वेश्चन है 127। इसमें पूछ रहा हु गेव द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इकोलाई विद द हेल्प ऑफ N15, दैट इज हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। याद करिए आप लोग, सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है डीएनए का, क्योंकि जब जब डीएनए हर बार बनता है तो 50% लेकर आता है पुराना, 50% नया बनता है। इस बात को पहली बार ई कोलाई में बताया गया था हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन के माध्यम से, और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये करीब 1958 में किया गया था मिशेल्सन एंड स्टाल के द्वारा। तो वॉटसन क्रिक नहीं आएगा, कॉर्नबर्ग ओकोआ नहीं, लूरिया डेलबर्ग नहीं, मिशेल्सन एंड स्टाल इज द राइट आंसर फॉर 127। ओके बेटा। 128 ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर लिंक्ड बाय। ओकाजाकी फ्रेगमेंट डीएनए रेप्लिकेशन के बाद बनते हैं। आपने देखा होगा भैया कि एक स्ट्रैंड जो रहती है उसमें रेप्लिकेशन फॉर्क के अगेंस्ट ये ऐसे डीएनए के छोटे छोटे से थ्रेड्स बनते हैं। ये जो थ्रेड्स रहते हैं प्यारे बच्चों, इनको बोला जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को रेप्लिकेशन के बाद जोड़कर एक पूरा स्ट्रैंड बनाया जाता है, और जोड़ने के लिए एंजाइम जो आवश्यक होता है वो है डीएनए लाइगेज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 128। प्यारे बच्चों 129 के ऊपर चलते हैं। ये पूछ रहा है इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द कोडिंग स्ट्रैंड, थोड़ा रुको, सबर करो और अंडरलाइन करो। पूछ रहा है कि कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है उसकी कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर बेस का सीक्वेंस बेटा ये है 5' to 3'। थोड़ा लिख के करते हैं क्योंकि कंफ्यूजन में गलत होता है, इसलिए थोड़ा सा पेन चलाएं। कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहा है, कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर 5' से लगाकर 3' तक जो सीक्वेंस है वो है GTTCGAGT और C। ये सीक्वेंस है कोडिंग स्ट्रैंड का। पर कोडिंग स्ट्रैंड जो रहती है इसको जब आप ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हो तो वास्तव में ये होती है नॉन टेम्पलेट। क्या होती है प्यारे बच्चों? ये नॉन टेम्पलेट। अभी मैंने इस क्वेश्चन के पहले आपको बताया था थोड़ी देर कि हमेशा कोई भी नया स्ट्रैंड जब बनता है तो वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के अगेंस्ट बनता है। मतलब अगर ये नॉन टेम्पलेट है तो इसकी अपोजिट स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट कहलाएगी। तो चलिए कोडिंग अपने को दे रखा था, पहले इससे टेम्पलेट निकाल लेते हैं। मैं आपको ये लॉन्ग रूट से मेथड बता रहा हूं, फिर शॉर्ट में एक बार में बता दूंगा कैसे आपको करना है। तो टेम्पलेट क्या हो जाएगा भैया? इसका टेम्पलेट हो जाएगा G के अगेंस्ट आ जाएगा C, फिर T के अगेंस्ट आ जाएगा A, देन G, देन C, देन T, देन C, देन A, देन G। ये हो गया इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब इस टेम्पलेट से आप बना सकते हो भैया नया वाला स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान नया वाला स्ट्रैंड जो बनेगा वो होगा प्यारे बच्चों आरएनए। ठीक है ना? और हमको बेहद अच्छे से पता है कि आरएनए जो रहता है उसमें एक ही डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में, बेसिस के अकॉर्डिंग देखें तो थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो जहां थाइमिन आएगा वहां पर यूरेसिल लिख देंगे, G आएगा।
ए के आगे टी आना चाहिए तो यू लिख दो, ए के आगे टी आना चाहिए तो फिर से यू लिख दो, देन नॉर्मली सी, देन जी, देन ए, देन जी। ए के अगेंस्ट थाइमिन आता है तो आरएनए में यूरेसिल लिख दो, देन कम्स सी। तो ढूंढ लो जी यू यू, सी जी ए, जी यू सी, जी यू यू, सी जी ए और जी यू सी। इट्स द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 129। अब शॉर्ट ट्रिक, अगर आपको ऐसा दिया है भैया कि कोडिंग स्ट्रैंड दे दी है जो कि डीएनए की होती है और आपसे पूछा है कि आरएनए कैसे बनेगा, तो जो कोडिंग स्ट्रैंड है ना प्यारे प्यारे बच्चों, इस कोडिंग स्ट्रैंड को ही रिपीट कर दो, बस थाइमिन की जगह पे आप यूरेसिल लगा दो। देखो ये थाइमिन, ये थाइमिन, ये थाइमिन, बाकी सब सेम है, तो इसकी जगह अपन ने 3 जगह यूरेसिल फिट कर दिया, द जॉब इज डन। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। ओके, तो 129 का आंसर हो जाएगा बेटा सी। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट 130, रिमूवल ऑफ आरपी3। आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग होते हैं, आरपी1, आरपी2, आरपी3। आरपी1 आरआरएनए, आरपी2 एमआरएनए एंड एचएनआरएनए एंड आरपी3 टीआरएनए बनाने का काम करता है। तो आरपी3 को अगर न्यूक्लियोप्लाज्म से निकाल दिया तो किस आरएनए का सिंथेसिस अफेक्ट हो जाएगा, लिख के बता देता हूं। आरपी1, आरपी2, आरपी3, ठीक है बेटे। आरआरएनए, एमआरएनए दैट इज इसका शुरुआती रूप एचएनआरएनए एंड देन कम्स टीआरएनए, तो टीआरएनए अफेक्ट हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर 130। 131 पे चलते हैं। सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। यूजुअली क्या होता है, एक कोडॉन जो रहता है वो एक अमीनो एसिड को कोड करता है, तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है अनएम्बिगुअस। करेक्ट है ना। पर पूछा क्या है यहां पर कि भैया मोर देन 1 कोडॉन मिलकर सेम टाइप के अमीनो एसिड को कोड करे, तो मोर देन 1 कोडॉन जब हो और वो सेम अमीनो एसिड को बेटा कोड करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डीजेनरेसी, दैट इज डीजेनरेट कोडॉन्स बोलते हैं इनको, व्हेन मोर देन 1 codons code for same amino acid. So answer B is the correct for 131. Okay beta. 132, in the history of biology, HGP Human Genome Project led to the development of, NCERT की लाइन है Human Genome Project के पैराग्राफ में सबसे आखिरी में जो लिखी है, it led to the development of new area in biology called as bioinformatics. तो 132 का सही आंसर है बेटा bioinformatics, that is C. Okay, 133 है बेटा, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टेक्निक्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। VNTR फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, इट्स अ वन लाइनर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 134, द टर्म मॉलिक्यूलर सीजर्स, सीजर मतलब कैंची, मॉलिक्यूलर मतलब डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल्स को काटने वाली, तो भाई यहां पर कैंची की तरह काम आते हैं एंजाइम्स, और जो एंजाइम कैंची की तरह काटा पीटी मचाता है यहां पर वो होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ढूंढते हैं, आरडीएनए नहीं होगा बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सही है, एंडोन्यूक्लियस लिख देते तो बेहतर हो जाता। टैग पॉलीमरेज तो पीसीआर में काम आएगा। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज अनरिलेटेड, सो बी इज द राइट आंसर बेटा 134 के लिए, मॉलिक्यूलर सीजर्स आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। 135, आइडेंटिफाई द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन द फॉलोइंग। पैलिंड्रोम का मतलब जिसको इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, सीक्वेंस मस्ट रिमेन सेम, ठीक है ना। बचपन से बहुत सारी चीजें हम ऐसे सीखते आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। एनसीईआरटी ने स्पेलिंग लिखी मलयालम की, तो इधर से पढ़ या उधर से पढ़ भाई सेम रीड करेगा, मलयालम या मलयालम। और ऐसे देसी एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं, राधा की बूंदी में नींबू की धारा, तेजू के जूते, है ना। यहां देखते हैं वो सारी चीजें। GAATTC, GAA यहां गलत हो गया बेटा, GGATCC, GGATCC ये सही है, और भी देख लेते हैं। CCTGG, CCT नहीं, यहां टी नहीं है। CGATA, यहां ही गलत हो गया, ये एक ही सही बच रहा है बेटा, B इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अमंग द 3। 136, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन एक ऐसी मेथड है प्यारे बच्चों कि आपने बायोटेक में पढ़ी है, जिसमें आप डायरेक्टली एलियन पीस ऑफ डीएनए दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्ट डाल सकते हो। यू कैन डायरेक्टली इंजेक्ट द
रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी पढ़ देता हूं। प्रोड्यूसेस स्टिकी एंड्स नहीं आएगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन नहीं आएगा, प्योरिटी ऑफ डीएनए नहीं आएगा। तो वही जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, अल्टीमेटली दैट्स द राइट आंसर फॉर 136। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 137। द टर्म कॉम्पिटेंट, थोड़ा सा अंग्रेजी थोड़ा सा बायोलॉजी। यहां पर कंपिटेंसी का मतलब है किसी बैक्टीरियल सेल को इस काबिल बनाया जाए कि वो थोड़ा आसानी से किसी एलियन पीस ऑफ डीएनए को अपने पोर्स के जरिए सेल वॉल के अंदर एंट्री दे दे। दैट इज कॉम्पिटेंसी, दैट इज टू मेक द होस्ट सेल कॉम्पिटेंट। करेक्ट है? फिर रिपीट करता हूं, किसी बैक्टीरियल सेल को उसकी सेल वॉल के पोर के जरिए आसानी से डीएनए मिल जाए, दैट इज ये एलियन डीएनए, ये कॉम्पिटेंसी कहलाता है। बाकी तो ऑप्शन ही इररिलेवेंट लग रहे हैं। इंक्रीजिंग द कॉम्पिटेंसी बिटवीन द सेल्स इज नॉट द राइट आंसर। मेकिंग द सेल इम्परमिएबल फॉर डीएनए उल्टा हो गया। मेकिंग सेल परमिएबल फॉर डाइवेलेंट कैटायंस, यहां नहीं लगेगा ये। सो इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी with which the alien DNA can enter into the bacterial cell through the pores in its cell wall is the best explanation for this question. 137, option number C is the right answer. 138, which of the following bacteria पूछा गया है, is used as a vector की तरह काम करता है प्लांट्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान। तो प्लांट्स में ऐसा बैक्टीरिया जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान वेक्टर की तरह काम आता है बेटा, वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमाफेशियंस। इट्स अ वन लाइनर फ्रॉम आवर एनसीईआरटी 80, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमाफेशियंस। ऑप्शन ए करेक्ट है 138 के लिए। 139, एंजाइम टैक पॉलीमरेज। यार ये जो टैक वर्ड है ये खुद ही अपने आप में जवाब दे रहा है आपको कि किससे बना है। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया, हाई टेम्परेचर पे भी सक्रिय रहने वाला बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस। ढूंढ लो बेटा, पीसीआर में काम आने वाला ये किससे निकला है, ये रहा थर्मस एक्वेटिकस से मिला है हमको टैक पॉलीमरेज एंजाइम। तो बी इसका सही जवाब है 139 का। 140, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम लोग पीसीआर बोलते हैं। हर पढ़े लिखे अनपढ़ ने इस टेक्निक का नाम सुन लिया है कोरोना पीरियड के दौरान। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बेटा 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले डीएनए को खोल दिया जाता है, डीनेचरेशन, ये रहा 2 ऑप्शन में डीनेचरेशन मिल गया। फिर उसके बाद में जॉइनिंग्स होती है, दैट इज कॉल्ड एज एनीलिंग, और उसके बाद में उनका एक्सटेंशन होता है, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। सो डीनेचरेशन, दैट इज अपना एनीलिंग एंड देन एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। सो सी इज द राइट आंसर फॉर 140 प्यारे बच्चों। ठीक है, पीसीआर के दौरान ये प्रॉपर ऑर्डर रहता है, डीनेचरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। 141, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। भैया डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने की टेक्निक के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्यारे बच्चों डीएनए मॉलिक्यूल्स किस आधार पर सेपरेट होते हैं? यार याद करो, आप लोग सब पढ़ के आए हो, सबने ये लाइन पढ़ी होगी एनसीईआरटी में, स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट मूव्स। मतलब डीएनए का मूवमेंट उसके साइज पे डिपेंड कर रहा है, जितना छोटा होगा दूर तक फिका जाएगा, जितना बड़ा होगा थोड़ा पास रह जाएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन साइज। बी इज द राइट आंसर। 142, ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप विच मे हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता ही है इन डेवलपिंग कंट्रीज इज। तो भैया ऐसी ट्रांसजेनिक वैरायटी का नाम बता दो क्रॉप की जिसने नाइट ब्लाइंडनेस को कैटर करने में डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प की है। तो बेटा वो एक चावल है, उसका नाम है गोल्डन राइस। कैसे उसने नाइट ब्लाइंडनेस को कैटर करने में हेल्प करा चावल ने? बेटा ये जो गोल्डन राइस है ना, ये एक ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप है। इसको इस तरीके से बनाया गया है कि इसके अंदर बीटा कैरोटीन की मात्रा ज्यादा हो। और थोड़ा सा आपका सामान्य ज्ञान में बता देता हूं, बीटा कैरोटीन जो रहता है इट इज रेफर्ड टू एज प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। ये विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी को अगर फुलफिल कर दिया गया तो नाइट ब्लाइंडनेस को कैटर कर सकते हो, को उससे निजात पा सकते हो।
तो गोल्डन राइस इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें विटामिन ए ज्यादा से ज्यादा हो ताकि ये नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम से लड़ सके। बी इज द राइट आंसर फॉर 142। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 143, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नीमेटोड। ये एनसीईआरटी का लाइन लग रहा मेरे को। दैट अटैक्स द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट। एक ऐसा नीमेटोड जो टोबैको प्लांट की रूट्स को अफेक्ट करता है, दैट इज मेलोइडीगाइन इनकॉग्निटा। ठीक है ना, ये टोबैको की रूट्स को इन्फेक्ट करता है और उसकी यील्ड को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देता है। तो भैया टोबैको प्लांट्स की रूट को परेशान करने वाला नीमेटोड मेलोइडीगाइन इनकॉग्निटा होता है। सी इज द राइट आंसर फॉर 143। 144, क्राई 2AB एंड क्राई 1AB। किताब की हमारी एक ही लाइन में ये दोनों के बारे में लिखा है, एक और नहीं दिया है क्राई 1AC के बारे में। क्राई 2AB जो है इट कंट्रोल्स कॉटन बॉलवर्म्स एंड क्राई 1AB कंट्रोल्स कॉर्न बोरर। बाकी में तो सीक्वेंस अल्टा पल्टी करके लिखा है, तो बाकी ना भी देखे तो चलेगा। दिस इज द बेस्ट आंसर, क्राई 2AB फॉर कॉटन बोलवर्म्स एंड क्राई 1AB फॉर कॉर्न बोरर्स। A is the right answer for 144 मेरे प्यारे बच्चों। 145, in human protein, okay, a human protein which is being obtained from a transgenic animal। एक ट्रांसजेनिक एनिमल से मिलता है एक ह्यूमन प्रोटीन जिससे आप एम्फाइसेमा नाम की प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हो। एम्फाइसेमा हमारे लंग का रेस्पिरेटरी सरफेस जो डिक्रीज होता है उस प्रॉब्लम को बोलते हैं। तो भैया ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, याद करने वाली बात है, याद रखिएगा। ऐसा ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है जो ट्रांसजेनिक एनिमल से मिल रहा है और एम्फाइसेमा प्रॉब्लम से जनता को बचा रहा है। सो सी इज द राइट आंसर फॉर 145। 146, GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ढूंढो, जीनोम आ गया, ग्राउंड आ गया, जेनेटिक एनवायरमेंट आ गया, ये सही है बेटा। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, सी इज द राइट आंसर फॉर 146। 147, क्वेश्चन देख के बड़ा खतरनाक लग रहा है पर देखते हैं। जीन लोकस हैज 2 एलील्स, ओकेज। एक एलील है बेटा कैपिटल ए और एक एलील है स्मॉल ए। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, अगर कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी है किसी पॉपुलेशन में 0.4, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। देखो बेटे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले समझना जरूरी है। होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा कैपिटल ए कैपिटल ए, तो आपको कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी निकाल के बताना है। देन हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस में कैपिटल ए और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी निकाल के बताना है प्यारे बच्चों। देन होमोजाइगस रिसेसिव मतलब स्मॉल ए और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी आपको बताना है बेटे। ठीक है, तो इन्होंने यहां पर आपको देके बता दिया है 2 एलील हैं जिसमें एक की फ्रीक्वेंसी ही दी हुई है। मैं आपको बताता हूं, किसी पॉपुलेशन में जब 2 एलील दिए हों, दैट इज हम P और Q नाम के अल्फाबेट से पढ़ते हैं, तो मैं P और Q से ही बताता हूं। P को यहां पर हम A मान लेते हैं और Q को यहां पर हम स्मॉल a मान लेते हैं। नॉर्मली ऐसा बोला जाता है बेटा, P प्लस Q जो रहता है इट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 1। तो आप देखो, आपको P की जगह पर A और Q की जगह पर स्मॉल a दिया है, दोनों 1 आना चाहिए। ये दोनों 1 कब आएंगे, जब इसको दिया है इन्होंने 0.4 तो इसको आप मान लोगे 0.6, तो 6 और 4 10, तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास में कैपिटल A आ गया 0.4 और स्मॉल a आ गया 0.6। ये अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप फॉर्मूले में पुट कर दो इसको, दैट इज P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर, ये सब इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है ना। P हमारे पास में कैपिटल A है, ये रहा बेटा कैपिटल A, और कैपिटल A का फ्रीक्वेंसी है 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6, ये हमारे पास में कैपिटल है, ये हमारे पास में स्मॉल a है, प्लस 0.6 जो कि स्मॉल a है। हमने P को माना था बेटा कैपिटल A और हमने Q को माना था बेटा स्मॉल a, तो ये दोनों हो जाएंगे कैपिटल A स्मॉल a, यही सब आपसे पूछे जा रहा है वो। ठीक है, कैपिटल A कैपिटल A स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल a, इसको कैलकुलेट करो
मेरा भी मैथ्स कमजोर है, पर इतना कैलकुलेशन हम सब लोग मिलकर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। भाई 0.4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, तो 0.16 प्लस 6 4 जा 6 चौक 24, तो 0.24 इंटू 24, तो इसको मैं बोल देता हूं 0.48 प्लस 0.6 का होल स्क्वायर करना है अपने को, तो 6 6 जा 36, तो 0.36। ये आ गया भैया तीनों की फ्रीक्वेंसी। ये और ये इनको जोड़कर आप देखो, इक्वल टू अगर 1 आ रहा है तो क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है, बिल्कुल आएगा 1। भैया 48 में 16 अगर जोड़ोगे तो आपको 48 और 16 अगर जोड़ते हो तो आ जाता है 2 50 और बच गए 14, ठीक है। और उसमें 36 जोड़ दो, 48 16 और 36, तो 6 और 6 12 और 8 20, 0 2 4 2 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो इसको आप ये मान के चलो भैया कि ये 1 आ रहा है, मैंने पूरे के पूरे बिना पॉइंट के लिए हैं, तो हमारा सॉल्यूशन तो सही है। बस अब ऑप्शन ढूंढ लो, कैपिटल ए 0.16 आना चाहिए, स्मॉल ए 0.36 आना चाहिए, कैपिटल स्मॉल 0.48। तो कैपिटल ए बेटा 0.16, कैपिटल ए स्मॉल ए 0.48, स्मॉल ए 0.36। देख भाई आप ढूंढ ले ऑप्शन कहाँ आएगा, 16 48 36, 16 48 36, ये रहा सही जवाब। उम्मीद है समझ में आया होगा, एक बार और रिपीट कर देता हूं, ठीक है। फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, तो हमने p को मान लिया कैपिटल है, q को मान लिया स्मॉल है। हमको फ्रीक्वेंसी निकालना थी, हमको पता है p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। अगर a दिया है 0.4 तो स्मॉल a आ जाएगा 0.6, ताकि बराबर 1 बन जाए। इनको फॉर्मूले में डालो, आंसर निकालो, वो रहा आंसर b। 147 का b इज द राइट आंसर। a 0.16 स्मॉल a 0.36 और 2pq 0.48, ओके 148। हार्डी विनबर्ग इक्वेशन, ये वही यार अभी जो सॉल्व करा वही इक्वेशन की बात कर रहा है। पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पूछ रहा है भाई लोग। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी। तो ये तो होमोजाइगस होता है, ये भी होमोजाइगस होता है। हेट्रोजाइगस ये रहा PQ, दैट इज 2pq, तो p स्क्वायर आएगा नहीं, खाली pq आएगा नहीं, q स्क्वायर आएगा नहीं, तो यही बचा, यही आएगा। अभी जो ये पिछला क्वेश्चन जो करा था ये रहा बेटा हेट्रोजाइगस, ये ठीक है ना, हेट्रोजाइगस हम ये इसको मानते हैं 2pq को। और ये जो अभी क्वेश्चन आया है अपने पास में, ये वाले क्वेश्चन में हेट्रोजाइगस ही पूछा, तो ये 2pq आ जाएगा 148। आंसर नंबर बी, आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 149 इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स, 1000 लोग हैं एक पॉपुलेशन में, उसमें से 1000 में से 360 जो है ये हैं कैपिटल ए। 1000 में से ही 16 जो हैं, नहीं 160 जो हैं ये है स्मॉल ए। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, इन्होंने तो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी दे दिया बेटा आपको, और पूछ रहा है कि बेस्ड ऑन दिस डेटा द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील कैपिटल ए इन अ पॉपुलेशन क्या होने वाली है। अरे सिंपल है, वही फार्मूले से काम हो जाएगा। 1000 में से 360 है, तो इसी को अगर मैं 100 में से देखूं तो आउट ऑफ 100 ये हो जाएगा 36, ठीक है ना। इसी को अगर मैं 100 में से देखूं तो आउट ऑफ 100 ये हो जाएगा 16। अब हमको पता है बहुत अच्छे से कि P प्लस Q जो होता है, मतलब कैपिटल A प्लस स्मॉल a इक्वल्स टू आना चाहिए 1। तो अगर आपको 1 में से निकालना है तो इनके आगे पॉइंट लगा दो, तो A हो जाएगा क्या, कैपिटल A पूछ रहा है ना, ये कैपिटल A को बोल रहा है 0.36, ये रहा, तो ये 0.36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.16, और 0.36 को अगर आप नॉर्मली ऐसे कैलकुलेट करते हो तो ये रूट होगा 6 का, ठीक है ना, और ये होगा 4 का। आपसे खाली कैपिटल ए पूछ रहा है, अगर स्मॉल ए भी पूछता तो आप 0.4 भी बोल देते। तो यहाँ पर इसने आपको बोला है 360 लोग कैपिटल ए वाले हैं और
कैपिटल ए वाले एलील का ही आपसे ये पूछ रहा है भैया फ्रीक्वेंसी, तो इट कम्स आउट टू बी 0.6। ठीक है ना, हम वैसे भी स्क्वायर करते हैं जो भी एलील होता है उसका, तो आप देखो 0.6 अगर है तो ये 6 6 36 तो 0.36 होता, और उसको अगर आप 1000 में ले जाओगे तो वो 360 हो जाता, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा गणित लगा लो। आखिरी क्वेश्चन है 150, डायरेक्शनल सिलेक्शन फेवर्स। डायरेक्शनल सिलेक्शन का मतलब ही होता है भाई कि पहले कहीं और ग्राफ बन रहा था, अब उस जितनी भी पॉपुलेशन थी उसमें से एक को सिलेक्ट करके एक तरफ फेवर कर दो, बाकी सारी पॉपुलेशन को दरकिनार कर दो। दैट इज वन एक्सट्रीम फॉर्म ओवर द अदर एक्सट्रीम फॉर्म, सही है, एंड ऑल्सो ओवर द इंटरमीडिएट फॉर्म। ये ही सबसे बेस्ट स्टेटमेंट निकलेगा, देखना चार में से। बोथ एक्सट्रीमिस्ट नहीं, एनवायरमेंटल डिफरेंसेस टोटली अनरिलेटेड, इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ ट्रेट ये हो ही नहीं सकता है भाई। इंटरमीडिएट हो या दूसरा एक्सट्रीम हो, सबको ओवरकम करके एक स्ट्रीम जो है वो आगे निकल जाती है। आपने पढ़ा होगा इवोल्यूशन के अंदर बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है, बिस्टन बिटुलेरिया, बिस्टन कार्बोनेरिया, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का, काला मौत, सफेद मौत, तो एक पीछे छूट जाता है दूसरा आगे बढ़ जाता है। ठीक है, वही एग्जाम्पल है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का, जिसमें एक एक्सट्रीम को सिलेक्ट किया जाता है बाकी सबके ऊपर। तो ए करेक्ट आंसर है फॉर 150। इसी के साथ 150 क्वेश्चन के साथ अलविदा, बाय बाय, थैंक यू।